दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज दोस्तों मई महीने के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। और याद रखिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आया हूं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आपको जरूरत होगी इसकी पीडीएफ की तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, वहां विजिट करके आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको टेस्ट देना है तो आप वहां जाकर के मंथली करंट अफेयर का टेस्ट भी दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक चीज और याद रखिएगा, स्टडी 91 का एप्लीकेशन आ चुका है। अगर आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो बेशक आपकी तैयारी और भी अच्छी हो पाएगी। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। देखिए आज मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा कि कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है और क्यों इंपॉर्टेंट है। आपका अगर दिल कहे कि हां सर ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकता है तो बताइएगा। लिख रहा है यूएन में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि अगर किसी व्यक्ति को बनाया गया, सोचो यूएन कितना इंपॉर्टेंट है। अरे भाई यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र कितना इंपॉर्टेंट है। अगर उसमें भारत के किसी व्यक्ति को अस्थायी प्रतिनिधि के तौर पर नियुक्त किया गया है, इसका मतलब प्रश्न इंपॉर्टेंट है या नहीं है? बिल्कुल है। याद रखिए जो इमेज देख रहे हैं दोस्तों, इनका नाम है टी.एस. तिरुमूर्ति। ठीक है, क्या नाम है? टी.एस. तिरुमूर्ति। कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेगा त्रिमूर्ति यानी भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिमूर्ति। ठीक है, उनको त्रिमूर्ति कहा जाता है ना, तो याद रखेगा ये जो त्रिमूर्ति हैं इनको जो है यूएन में अस्थायी प्रतिनिधि के तौर पर अपॉइंट किया गया है। इतनी बात आप याद रखेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बाकी की बातें हैं दोस्तों यहाँ पे जो लिखी हुई हैं, ये चीजें आपको डेली करंट अफेयर में पढ़ा दी गई, तो मैं आपका समय नहीं जाया करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि कम से कम समय में आपको चीजों को मैं याद कराऊं। हाँ, कुछ चीजें और भी याद रखें, जैसे संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप जो है याद रखिएगा। एक प्रश्न और था दोस्तों, अपॉइंटमेंट से ही संबंधित था, केंद्रीय सतर्कता आयोग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बोलते हैं। उसमें सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे चुना गया है? ठीक है, सतर्कता आयुक्त। भारत में इतने बड़े पद पर एक नए व्यक्ति की नियुक्ति हो रही है। नाम इनका क्या है? इनका नाम है सुरेश एन पटेल। क्या नाम है? सुरेश एन पटेल। इनको जो है सतर्कता आयुक्त चुना गया है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रखिएगा। ठीक है, यह एक मशहूर बैंकर हैं और भ्रष्टाचार रोधी निगरानी संस्था है, वो कौन सी है? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। तो उसके जो है इतने बड़े पद पर ये जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। करा अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों अभी तो नहीं, लेकिन इसी वर्ष 2020 में नवंबर में अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला, बड़ा इंपॉर्टेंट है। किसी भी देश में राष्ट्रपति का चुनाव हो ना हो, या कब आगे हो पीछे हो, वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन अमेरिका में अगर राष्ट्रपति पद का चुनाव हो रहा है तो पूरे देश के लिए एक बड़ा मुद्दा बन जाता है, पूरे विश्व में चर्चा का विषय बना रहता है। तो नवंबर में ये जो चुनाव होना है, पहले तो हो रहा था कि भाई हो सकता है कि कोरोना की वजह से ये चुनाव टाल दिया जाए, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, चुनाव अपने समय पर होगा, ऐसा जो है ट्रंप की तरफ से आदेश आ चुका है। लिख रहा अमेरिका में इस साल 3 नवंबर 2020 को राष्ट्रपति चुनाव संपन्न होगा और इस चुनाव में ट्रंप का सामना डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बिडेन से होगा। उनका नाम ही क्या है? जो बिडेन। ठीक है, तो याद रखिए अमेरिका में एक नियम है दोस्तों कि सामने केवल एक ही व्यक्ति होता है। ठीक है, और उससे जो है डिबेट होता है। तो ये जो दूसरा इमेज देख रहे हैं दोस्तों, ये डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार है जिनका नाम है जो बिडेन। तो काफी इंपॉर्टेंट है। फिलहाल नवंबर में देखते हैं क्या पता चलता है वहां की जनता का क्या मूड है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कर हाल ही में दिए गए जीआई टैग के बारे में निम्नलिखित कथनों की पुष्टि कीजिए। दोस्तों मई महीना जीआई टैग से भरा हुआ था, बहुत सारे चीजों को जीआई टैग दिया गया। जीआई मतलब जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन, यानी भौगोलिक संकेतक के रूप में इनको चुना गया। तो कुछ चीजें हैं, जरा यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, यहां से पक्का 110% आपकी परीक्षा में प्रश्न आएगा ही आएगा। लिख रहा हाल ही में मेघालय के चाकहाओ तथा गोरखपुर के टेराकोटा को भौगोलिक संकेतक का टैग मिला है। ठीक है, पहला कथन है। दूसरा कथन है चाकहाओ एक सुगंधित चिपचिपा चावल है और गोरखपुर का टेराकोटा जो है वो सदियों पुरानी एक कला है, मिट्टी के खिलौने बर्तन बनाने की कला है टेराकोटा। ठीक है, तो कौन सा कथन यहां पे सत्य? याद रखें दोस्तों, यहां पर दिए गए दोनों कथन में से एक कथन केवल सत्य है। ठीक है, कौन सा कथन? याद रखें दूसरा वाला कथन सही है। ये जो चाकहाओ है ना, एक सुगंधित चिपचिपा चावल होता है, कहीं कहीं पर इसको काला चावल के नाम से भी जानते हैं। वैसे चावल अपने आप में बड़ा सफेद होता है, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सोचा कि चावल यदि काला हो तो कैसा नजर आएगा? आप जाके एक बार गूगल करिए, आपको मजा आ जाएगा देख के। ठीक है, बस गड़बड़ी केवल एक चीज में है, ये मेघालय लिख के गड़बड़ कर दिया। ये चाकहाओ जो चावल है जिसको जीआई टैग मिला है, ये मणिपुर का है। कहां पर है? मणिपुर का चावल है। ठीक है, याद रखेगा मणिपुर का चावल है।
ये मेघालय से संबंधित नहीं, यही कथन गलत है। बाकी दूसरा वाला पॉइंट यहां सही लिखा है कि गोरखपुर के टेराकोटा को जीआई टैग दिया गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न मेरे हिसाब से, आप कमेंट करके बताओ इंपॉर्टेंट है कि नहीं। एक चीज और कहना चाहूंगा, मई महीने में करंट अफेयर के प्रश्न में बड़ा कम प्रश्न है जो मैं आज पढ़ाने वाला हूं आपको। क्यों, रीजन बता दे रहा हूं। देखो यार, लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है। अब लॉकडाउन में कोई ऐसी बड़ी घटना दुर्घटना हो नहीं रही है, कोई बड़ा अपॉइंटमेंट भी बहुत खास नहीं हो रहा है। जितने भी प्रतिस्पर्धाएं थी, जो गेम हुआ करते थे, स्पोर्ट्स हुआ करता था, आयोजन हुआ करते थे, मेले और उत्सव हुआ करते थे, सब बंद हो गए। जब यार सब बंद है तो बताओ मंथली करंट अफेयर में मैं आपको अनाप शनाप क्वेश्चन क्यों पढ़ाऊं। आप अगर जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल तक के क्वेश्चन को देखेंगे तो वहां मैंने 100 क्वेश्चन कवर कराए हैं, लेकिन आज मैं इस मई महीने में 100 क्वेश्चन कराने में असमर्थ हूं, क्योंकि मुझे लगा यार कि जो बहुत ज्यादा क्रीम आइटम है ना वो आपको बताऊं। ज्यादातर क्वेश्चन कोरोना वायरस से संबंधित है, मुझे लगा कि कोरोना वायरस के क्वेश्चन आम हो गए हैं और यहां से आपकी परीक्षा में उतने ज्यादा प्रश्न पूछे नहीं जाएंगे, ठीक है, इस वजह से थोड़ा सा कम है। तो मणिपुर की जगह क्या याद रखेंगे आप लोग, याद रखेगा मणिपुर याद रखेगा, मेघालय मत याद रखेगा। आगे देखिए, एक है कोविलपट्टी कदलाई मितई, बड़ा लंबा चौड़ा नाम है। कोविलपट्टी कदलाई मितई का उत्पादन किस राज्य में होता है जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया, ठीक है। तो ये होता क्या दोस्तों, याद रखेगा, कदलाई मिट्टी, जैसे हम लोगों के यहाँ आपने देखा होगा, क्या नाम है, चिक्की, जानते हैं ना चिक्की, मूंगफली को गुड़ में मिलाकर के चिक्की बनाई जाती है, उसी चिक्की के टाइप का ही होता है ये, जिसको कदलाई मितई बोलते हैं। ये तमिलनाडु का आइटम है जिसको वहां का जीआई टैग मिला है। तो तमिलनाडु याद रखेगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और एक विशेष चीज है कि इसमें कैंडी नदी का पानी, मतलब स्पेशल नदी का पानी ही स्पेशल है, उसी को मिलाकर के इस चीज का निर्माण होता है। तो उसको भी जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए, करा बनेरघट्टा जैविक उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों की पुष्टि कीजिए। बनेरघट्टा कहां पर है भाई, पहला तो यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया कि बनेरघट्टा जैविक राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है। तो याद रखें, कर्नाटक में है, बेंगलुरु के समीप पड़ता है बनेरघट्टा। एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब आप कहोगे सर ये प्रश्न इंपॉर्टेंट क्यों है। ये ऐसा नहीं कि आजकल में बना या मई में राष्ट्रीय उद्यान बना है, ऐसा नहीं है, बहुत पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। बस एक नया यहां पर क्या आया, स्कीम आई। उस स्कीम के तहत कहा गया कि आप यहां के जानवरों को एडॉप्ट कर सकते हैं, उनके खाने पीने का खर्चा दे सकते हैं और एडॉप्ट कर सकते हैं। तो वही है, उसीलिए चर्चा में आ गया। लिख रहा है बनेरघट्टा जैविक उद्यान ने एनिमल एडॉप्शन प्रोग्राम के तहत नागरिकों को 1 वर्ष के लिए उद्यान के वन्य जीवों को घर ले जाने की अनुमति दे दिया। आप घर ले जा सकते हैं, अरे हाथी घोड़ा नहीं घर ले जाना, ठीक है, छोटे छोटे जानवरों को आप घर ले जा सकते हैं। बनेरघट्टा जैविक उद्यान से किंग कोबरा को घर ले जा सकते हैं। कोई है भाई जो किंग कोबरा को ले जाना चाहेगा, या फिर जंगली बिल्ली को, असमिया लंगूर को, काले हिरन को, सांबर को, इनको आप 1 वर्ष के लिए अपने घर ले जा सकते हैं, एडॉप्ट कर सकते हैं। या अगर आप घर नहीं ले जाना चाहते हैं तो आप उनके खाने पीने की सामग्री हमें उपलब्ध करा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की व्यवस्था लाई गई है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो दिया गया दोनों कथन यहां पे सही है, बशर्ते आपको ध्यान देना है कि कहां से संबंधित मामला है, तो कर्नाटक से संबंधित मामला है, ठीक है। आगे देखिए, करा सही जोड़े का मिलान करिए। चलिए करते हैं दोस्तों, वही जीआई टैग वाला प्रश्न है, थोड़ा सा यहां डिस्क्रिप्शन में दिया है। करा कश्मीर, कश्मीर का केसर बड़ा फेमस होता है, केसर, केसर डाल के दूध पीने में बड़ा मजा आता है ना, तो याद रखिए। करा मणिपुर, मणिपुर में क्या था, चा खाओ चावल था, वही ब्लैक वाला चावल। और गोरखपुर का टेराकोटा था, और तमिलनाडु का कोविलपट्टी कदलाई मितई, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछ सकता है, मैंने मिला दिया, बाकी आप यहां से मैच करा लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। याद रखेगा, स्टडी 91 का एप्लीकेशन एक बार आप डाउनलोड कर लो, बड़ा मजा आएगा आपको पढ़कर। वहां पता है, वहां डेली करंट अफेयर, मंथली करंट अफेयर, वीकली करंट अफेयर, टॉपिक वाइज करंट अफेयर, स्टेट वाइज करंट अफेयर, प्रीलिम्स फैक्ट, इतने पोर्शन तो केवल करंट अफेयर के दिए हैं। और आपको क्या चाहिए सोच लो आप, ठीक है। आगे देखिए, किस गैस के रिसाव से विशाखापट्टनम में 7 मई 2020 को कईयों की मौत हो गई। दोस्तों वही जो कंपनी था जिसमें रिसाव हो गया था। अभी दोस्तों इसके पहले ही किस तरह की घटना घटी थी भोपाल में, इसीलिए उसको भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जानते हैं, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनेट का नाम हम लोग पढ़ते हैं, कई बार परीक्षा में आया, तो ये भी परीक्षा में आ सकता है। यहां पर क्या हुआ था दोस्तों कि बहुत दिन से कंपनी बंद पड़ी थी, लॉकडाउन की वजह से कंपनी बंद हो गई थी, और उसके बाद से दोस्तों वहां पर स्टाइरीन नामक गैस का जो है रिसाव हो गया, जिसकी वजह से बहुत सारे व्यक्तियों की मृत्यु हो गई, ठीक है। कहा जाता है आसमान लाल हो गया था, पूरा एकदम खूनी लाल हो गया था इस गैस के प्रभाव से, ठीक है। तो याद रखिएगा, गैस के असर को कम करने के लिए यहां पर 4 ब्यूटाइल
केचॉल, ठीक है, का छिड़काव भी किया गया ताकि उसका प्रभाव कम किया जा सके, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। स्टाइरिन गैस क्या, वो भी आप याद कर लीजिए। कह रहा है स्टाइरिन एक तरह का हाइड्रोकार्बन है, इसका उपयोग पॉलीस्टीरीन प्लास्टिक बनाने में, फाइबर ग्लास बनाने में, रबर बनाने में, सिंथेटिक मार्बल बनाने में, फ्लोरिंग और लेटेक्स के निर्माण में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। कह रहा है यह रंगहीन और हल्का पीला ज्वलनशील लिक्विड होता है जो रिलीज हो जाने की वजह से क्या हुआ था दोस्तों, याद रखिए वहां पर बहुत सारे व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। आगे बढ़ते हैं। करा निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इंटरनेशनल न्यूज से रिलेटेड क्वेश्चन है। करा हिंद महासागर में चीन भारत से मात्र 684 किलोमीटर की दूरी पर मालदीव में कृत्रिम द्वीप का निर्माण कर रहा है, पहला कथन। दूसरा कथन दे रहा है कि इस द्वीप के निर्माण में भारत चीन का सहयोग कर रहा है। क्या मजाक करते हो, भारत कभी चाहेगा कि चीन जो है उसको घेरने आए और भारत उसको घेरवाने में व्यवस्था करे? नहीं, ये गलत है। दूसरा वाला कथन बिल्कुल गलत है। हाँ, उसकी मदद कौन कर रहा है तो याद रखिएगा मालदीव ही कर रहा है। हालांकि मालदीव के साथ हमारा अच्छा खासा संबंध हो गया है पुराना, मतलब जब इसके यहाँ पिछले प्रधानमंत्री थे, इस समय इब्राहिम सोली प्रधानमंत्री, उनके साथ भारत का बड़ा अच्छा संबंध है। उसके पहले जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था अब्दुल्ला यामीन, उनके समय में इस तरह के 16 द्वीप को उन्होंने क्या कर दिया था, लीज पे दे दिया था चीन को, और अब चीन जाकर के उसी को क्या कर रहा है, वहां पर कृत्रिम द्वीप का निर्माण कर रहा है और भारत को घेरने की व्यवस्था कर रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में भी आपको बताया गया, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। करा जीआई टैग के संदर्भ में निम्न कथनों की पुष्टि कीजिए। बड़ा जीआई टैग से क्वेश्चन आया है और पक्का आपके परीक्षा में आएगा। लिख रहा हाल ही में सोहराई खोर पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया। यह बिहार की प्रसिद्ध पेंटिंग है। देखिए पेंटिंग भी आप देख लीजिए, यह है सोहराई खोर पेंटिंग, इसको जीआई टैग मिला है। दूसरा लिख रहा है तेलंगाना के तेलिया रुमाल और भौगोलिक तेलिया रुमाल को भी भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग दिया गया है। तेलिया रुमाल वहां का एक रुमाल है, तेलिया रुमाल मतलब तौलिया रुमाल है यार, तेलिया कोई नहीं है, ठीक है। तौलिया रुमाल, वहां का तौलिया और वहां के रुमाल को जो जीआई टैग मिला है तेलंगाना में, तो ये बिल्कुल सही है। पहला वाला कथन दोस्तों गलत है। गलत उसमें क्या है, जीआई टैग मिला है और सोहराई खोर पेंटिंग को ही मिला है, लेकिन वो बिहार की प्रसिद्ध पेंटिंग नहीं है, वो बिहार से अलग हुआ झारखंड की प्रसिद्ध पेंटिंग है सोहराई खोर पेंटिंग। तो इसमें आप गलत देखिए। मैं जानबूझ के इस तरह के कथन कारक वाले प्रश्न आपको देता हूं कि आपको समझ में आए कि परीक्षा में एक्चुअल आपसे क्या पूछा जाता है, ठीक है। उसको आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे देखिए, करा टोडा जनजाति से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? टोडा जनजाति कहां संबंधित है? तमिलनाडु से। टोडा तमिलनाडु, बहुत प्रश्न आता है परीक्षा में, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। करा टोडा जनजाति दक्षिणी भारत की नीलगिरी पहाड़ियों की एक चरवाहा जनजाति है जो पशुओं को चराती वराती है। दूसरा लिख रहा है कोविड-19 के मद्देनजर टोडा कारीगर लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए मास्क बनाने में अपने पारंपरिक कौशल का इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों आप सभी जान रहे हैं कोविड-19 जब से आया है तब से जो है, एक सेकंड, तब से जो है मास्क का एक चलन बढ़ गया है, ठीक है। और सही भी, आपको भी अगर कहीं बाहर आप निकल रहे हो तो कम से कम आपको मास्क लगा के निकलना चाहिए, ठीक है। तो याद रखिए मास्क बनाने के लिए ये टोडा जनजाति आगे और ढेर सारे मास्क का उत्पादन कर रही है। कह रहा टोडा भाषा में इस पढ़ाई को पोहर कहा जाता है, जबकि पारंपरिक टोडा पोशाक एक विशिष्ट साल है जिसे पुट्टुकुली कहा जाता है। तो यहां दिया गया तीनों कथन बिल्कुल सत्य है, इसके बारे में आप याद रखेगा। ये मास्क बनाने के लिए आगे आए हैं तो उसको भी आप ध्यान दीजिएगा। कह रहा वर्तमान में आरबीआई के विभिन्न दरों से संबंधित कथनों की पुष्टि कीजिए। अब आरबीआई से संबंधित बहुत सारे कथन है, ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। एक ही में सारे प्रश्न आ गए निचोड़ करके। करा रेपो रेट में 0.40% की कटौती की गई, उसके बाद जो रेपो रेट था वो घट करके कितना हो गया, 4% हो गया। यानी इसके पहले कितना रहा होगा, इसके पहले था 4.4%, अब जब कटौती कर ली है तो ओरिजिनल का क्या आ गया है, 4% आ गया, ठीक है। उसी तरह से रिवर्स रेपो रेट जो था वो 3.75 से घट करके 3.35 आ गया। कितना आ गया है, 3.35 आ गया है। इसके अलावा दोस्तों जो बैंक रेट था उसे घटा करके 4.65 कर दिया गया है, बैंक रेट, ठीक है, जिस पर आम जनता को ब्याज मिलता है, बैंक रेट, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सही है, यहां पर दिया गया तीनों कथन बिल्कुल सही है। याद रखिएगा लेटेस्ट डेटा है आपका मई महीने का, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। करा अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है हर वर्ष 22 मई को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 22 मई को मनाया जाता है जैव विविधता दिवस, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। जैव विविधता कहा किसे कहा जाता है? ऐसा स्थान जहां पर वनस्पतियों और पादपों, जीव जंतुओं की अनेक प्रजातियां पाई जाती हो, जैव विविधता का स्थल कहा जाता है। तो इसको आप याद रखिएगा। बहुत सारे यहां पर इंपॉर्टेंट डेज हैं मई महीने संबंधित, मैं चाहूंगा एक बार आपको याद दिला दूं, और साथ ही साथ जो मैं स्टॉल
लगाऊंगा उसको आप जरूर याद रख लेना, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गोले में बना दे रहा हूं। 1 मई को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। 2 मई को मनाया जाता है ट्यूना डे, उतना खास नहीं है। 3 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम दिवस, ठीक है, विश्व पत्रकारिता दिवस, उसको भी याद रखेगा, 3 मई को है। 5 मई को मनाया जाता है विश्व अस्थमा दिवस, अंतरराष्ट्रीय मिडवाइफ दिवस और विश्व हाथ स्वच्छता दिवस, तो उतना खास नहीं है। सीमा सड़क संगठन 7 मई को मनाया जाता है। 8 मई वाला इंपॉर्टेंट है, रेड क्रॉस दिवस है और थैलीसीमिया दिवस भी है, ठीक है। और अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस है 12 मई को। विश्व दूरसंचार और हाइपरटेंशन दिवस है 17 मई को। अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस है 18 मई को, इंपॉर्टेंट है। 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस है और 22 मई को जैव विविधता दिवस है। 27 मई को जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हुई थी तो उनकी पुण्यतिथि है और 31 मई को विश्व तंबाकू निरोध दिवस है। तो इतना कम से कम आप याद रखिएगा, जो यहां पर मैं बॉक्स में बना दिया हूं, यहां से प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया? गजब की बात है, खेलों को उद्योग का दर्जा दिया। भाई क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं आज के जमाने में लोग मोबाइल पर ज्यादा समय बिता रहे हैं। यार मोबाइल से बाहर निकालो, अपने जो फिजिकल आपका है ना, पहले आप उसको मजबूत करो, वो ज्यादा है। क्योंकि व्यक्ति बैठ बैठकर एक रोगी बन जाता है, ठीक है। तो आप जाओ बाहर निकलो, खेलो। और याद रखे खेलों को जो उद्योग का दर्जा देने वाला राज्य है वो कौन सा है? वो याद रखेगा मिजोरम। मजा आ गया, मिजोरम, ठीक है। तो मजा से याद रखना, मिजोरम ने किया है, ठीक है। खेलों को उद्योग का दर्जा दिया, पहली बार भारत में हुआ है। अगला देखिए, प्रतिवर्ष 28 मई को विश्व डुगोंग दिवस मनाया जाता है। डुगोंग एक मछली है दोस्तों, और याद रखिए शाकाहारी मछली है, साग सब्जी खाती है, मछली होगी शाकाहारी, हाँ, विश्व डुगोंग। और स्तनधारी भी है, जैसे ब्लू व्हेल भी स्तनधारी है ना, वैसे ये भी स्तनधारी है। लिख रहा है डुगोंग समुद्री गाय के रूप में इसको जाना जाता है। अब गाय तो हमेशा शाकाहारी होती है ना, तो इसलिए भी शाकाहारी, इसलिए इसको समुद्री गाय कहते हैं। कह रहा है डुगोंग को भारत में वन्य संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत जो है संरक्षित किया गया है, कोई इसको मार नहीं सकता है, ठीक है। जो है अगर मारेंगे और ऐसा करते हुए पाए गए, शिकार करते हुए पाए गए, तो सजा भी हो सकती है। करा वर्ष 2013 में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार भारतीय तटीय क्षेत्र में केवल 250 डुगोंग ही बचे हैं। तो दिए गए दोस्तों तीनों कथन बिल्कुल सही हैं इस प्रश्न के लिए, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। मंथली करंट अफेयर में मैंने बहुत सारे प्रश्न ढूंढे, बट उतने खास कुछ मिले नहीं, ठीक है। तो इतना मुझे लगता है आपको पढ़कर काफी अच्छा लगा होगा। हाँ, टेस्ट देने के लिए मैंने बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रश्न कलेक्ट कर दिए हैं, तो आप जाकर टेस्ट देंगे तो आपको बेशक और थोड़े से ज्यादा क्वेश्चन मिल जाएंगे, ताकि आपकी प्रैक्टिस थोड़ी सी और अच्छी हो पाए, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।